गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संस्कृतिकरण को पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था पर संस्कृतिकरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की मूल अवधारणा का विश्लेषण ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में ही किया है। वस्तुतः परंपरागत ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में जाति संबंधी अनेक प्रकार के निषेध व व्यवहार प्रतिमान पाए जाते थे, जिनके अनुसार किसी भी जाति को दूसरी जाति की जीवन शैली अपनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन श्रीनिवास का यह भी मानना है कि ग्रामीण व्यवस्था में जातिगत प्रतिबंधों के बावजूद संस्कृतिकरण के माध्यम से गतिशीलता की प्रक्रिया सदैव विद्यमान रही है। इन जातियों ने हमेशा अपने से उच्च या प्रभु जाति की जीवन शैली का अनुकरण किया है। कोई भी जाति स्थानीय प्रभु जाति को आदर्श मानकर उनकी जीवन शैली, कर्मकांडों व रहन सहन का अनुकरण करती है। यद्यपि इस प्रयास में उन्हें प्रभु जाति के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु जातियाँ निम्न जातियों द्वारा किए गए अनुकरण को सहन नहीं करती हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। लेकिन प्रभु जातियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते और कुछ समय बाद अपनी स्थिति में वे थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ही लेती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी निम्न जातियों को संवैधानिक संरक्षण मिल जाने के कारण उन्हें ऊंची जातियों का अनुकरण करने के पर्याप्त अवसर मिल गए। लेकिन व्यवहार में देखा गया कि आज भी गांव में यदि कोई निम्न जाति उच्च जाति के समान परिस्थिति का दावा करने लगती है तो सामान्यतः प्रभु जातियां उसे स्वीकार नहीं करती हैं। ग्रामीण समाज आज भी परंपरावादी व रूढ़िवादी होने के कारण ऐसे परिवर्तनों को मान्यता नहीं देता है, जिसका परिणाम यह है कि गांव की निम्न जातियां अपनी जातीय स्थिति को तब तक ऊंचा नहीं उठा पाती जब तक कि वे अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर न रहने लगी हों। इस प्रकार संस्कृतिकरण में भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में अनेक परिवर्तन तो किए गए जो लाभकारी हैं, दूसरी ओर अनेक समस्याएं भी पैदा हो गई। कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई हैं? पहला है, ग्रामीण समाजों में रूढ़िवादिता को बल मिला, क्योंकि निम्न जातियां उच्च जातियों के रूढ़िवादी आचरणों व कर्मकांडों का अनुकरण करके स्वयं को अधिक पवित्र दिखाने की कोशिश करती हैं। दूसरा है कि गांवों से नगरों में आकर निम्न जाति के व्यक्तियों ने स्वयं को उच्च जाति का सदस्य बताना आरंभ कर दिया, जिससे ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को आघात पहुंचा। तीसरा, द्विज जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करने से सभी जातियों के व्यवहार प्रतिमानों की भिन्नता कम होने लगी। नेक्स्ट है, द्विमार्गी प्रक्रिया होने से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया अधोगामी एवं उधरगामी दोनों रूपों में देखी जा सकती है, यानी कि ऊपर भी ओर है और नीचे की ओर है। उधर्वगामी और अधोगामी, ऊपर से नीचे की ओर और उधर्वगामी, नीचे से ऊपर की ओर। कि जो निम्न जाति के जो सदस्य थे, वो जो व्यक्ति थे, तो वो क्या करते थे कि उच्च जाति या प्रभु जाति की प्रथाओं को, परंपराओं को, रूढ़ी रीति रिवाज, इनको अपनाना शुरू कर देते थे। तो कई बार क्या होता है कि जो उच्च जाति के लोग निम्न जाति की कुछ विशेषताओं को, उनके कर्मकांडों को, रहन सहन को, खान पान को, उसको भी अपना लेते हैं। जैसे वो मांसाहारी नहीं है लेकिन वो मांसाहारी बन जाते हैं, चमड़े का काम नहीं करते हैं तो फिर भी उस तरीके का काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके के ग्रामीण समाजों में कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो संस्कृतिकरण की जब हम आलोचना करते हैं, तो इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन जब हम करते हैं, तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जिस रूप में प्रस्तुत किया है उससे अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं। श्रीनिवास ने स्वीकार किया है कि संस्कृतिकरण काफ़ी जटिल और विषम अवधारणा है तथा अस्पष्ट व तार्किक दृष्टि से सुसंगत भी नहीं है।
श्रीनिवास की अवधारणा में परस्पर विरोधाभास भी है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि किसी समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है, जबकि अन्य स्थान पर वे राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा, नेतृत्व और संस्तरण प्रणाली में ऊंचे उठने की अभिलाषा आदि के साथ साथ आर्थिक उन्नयन को भी उपयुक्त मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप यह अनिवार्य नहीं कि हमेशा उच्च स्थिति प्राप्त हो जाए। दूसरे स्थान पर जातियों के निरंतर संस्कृतिकरण का परिणाम कालांतर में पूरे हिंदू समाज का सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। जबकि एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि किसी अछूत समूह का चाहे कितना भी संस्कृतिकरण क्यों न हो, वह अस्पृश्यता की बाधा पार करने में असमर्थ होती है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है, अर्थात कोई भी निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी बनकर, मद्यपान त्याग कर, अपने कर्मकांडों का संस्कृतिकरण कर जातीय संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती हैं। लेकिन डी.एन. मजूमदार कहते हैं कि यह अत्यंत संदेहजनक है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। केवल सैद्धांतिक रूप में ही ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। अछूत यद्यपि अपनी मूल सामाजिक स्थिति से अवश्य ही कुछ आगे बढ़ गए हैं, पर उनके लंबवत ऊपर उठने का कोई एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला है। वस्तुतः अछूतों का फैलाव केवल क्षैतिज प्रकार का है। यह बात अन्य जातियों के संबंध में भी सही है। लंबवत आरोहण एक कठिन प्रक्रिया है, जबकि क्षैतिज फैलाव एक ही स्तर की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य सामाजिक दूरी उत्पन्न करता है। अतः जातिगत गतिशीलता के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वे सभी लंबवत नहीं बल्कि क्षैतिज गतिशीलता को ही व्यक्त करते हैं। क्षैतिज गतिशीलता यानी कि जो उसका फैलाव है वो भिन्न भिन्न जातियों में के मध्य यानी कि सामाजिक दूरी के आधार पर या सामाजिक दृष्टि के आधार पर निम्नता से उच्चता की ओर जब एक संस्कृतिकरण किया जाता है, उनकी प्रथाओं को, परंपराओं को, रूढ़ियों को अपना लिया जाता है, तो उसको क्षैतिज फैलाव के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये लंबवत वाली जो प्रक्रिया है वे थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। जिस प्रकार की गतिशीलता को श्रीनिवास संस्कृतिकरण के माध्यम से समझाना चाहते थे, वह कप्पुस्वामी के अनुसार संदर्भ समूह की प्रक्रिया के संचालन का उदाहरण है। लेकिन भारतीय समाज में जहाँ जनों पर आधारित बंद सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के लिए जातीय समूह को बदलकर किसी अन्य की सदस्यता को ग्रहण करना असंभव है, तो संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करना भी असंभव है। तो श्रीनिवास कहते हैं कि जाति की एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह के रूप में संस्तरण में वही पूर्ववत स्थिति बनी रहती है। सामाजिक स्थिति में मामूली सा थोड़ा बहुत सुधार होता है, अर्थात संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदू समाज में उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। डॉक्टर सी दुबे का कहना है कि श्रीनिवास शायद यह मानकर चलते हैं कि हिंदू समाज में भिन्न जातियों के सांस्कृतिक तत्वों में समानता है, जबकि यह उचित नहीं है। विभिन्न जातियों के सांस्कृतिक तत्वों में पर्याप्त अंतर है, जिसे सांस्कृतिक मॉडल के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। वस्तुतः यह एक प्रादेशिक मॉडल है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सत्ता के उत्थान एवं पतन के द्वारा, संघर्षों एवं युद्ध द्वारा, राजनीतिक दांवपेच द्वारा प्रभु जाति के भारतीय इतिहास में पद प्राप्ति को व्यक्त करती हैं। ये सब संरचनात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं जिनका संस्कृतिकरण के द्वारा पता नहीं चलता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा में एक दोष ये भी पाया जाता है
कि यह जो प्रक्रिया है यह सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, अर्थात इस प्रक्रिया का प्रचलन देश के सभी भागों में देखने को नहीं मिलता है। DN मजूमदार के अनुसार सभी स्थानों में निम्न जातियों में उच्च जातियों की संस्कृति को अनुकरण करने की प्रवृत्ति नहीं मिलती। यह प्रक्रिया किसी विशेष समुदाय या देश के किसी विशेष भाग में भले ही सच हो, किंतु संपूर्ण देश पर लागू नहीं की जा सकती है और ना ही किसी नीची जाति के आचार विचार में परिवर्तन होने से इसमें सामाजिक संतरण में कोई ऊंचा स्थान मिल जाता है। यदि कोई चमार ब्राह्मण के समान आचरण करने लगे तो क्या उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा? सीमित अवधारणा ये है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की खोज श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर प्रांत के कुर्ग क्षेत्र के अध्ययन के समय की थी, तो यह अवधारणा जाति व्यवस्था के केवल पदमूलक परिवर्तन की व्याख्या करती है। बृहद भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करना इसके द्वारा संभव नहीं है, ना ही यह सामाजिक संरचना के परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। यह केवल जाति व्यवस्था में जाति की स्थिति के परिवर्तन मात्र का विश्लेषण करती है। तो इस प्रकार से सामाजिक गतिशीलता के जाति में प्रतिबंधित होने के कारण जाति में असंतोष बढ़ता है। उच्च जाति वाले निम्न जाति को ऊपर उठने नहीं देते हैं, उन पर कठोरता का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार संस्कृतिकरण अप्रकार्यात्मक, हानिकारक तथा विघटनकारी प्रक्रिया है। असंस्कृतिकरण की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर मजूमदार ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि भारत के सभी भागों में संस्कृतिकरण से अधिक असंस्कृतिकरण दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिसके अंतर्गत स्वयं ऊंची जातियां ही अपने विशिष्ट आचार विचार, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा, कर्मकांड आदि को छोड़ती जा रही हैं और वो शराब, मांस का सेवन करने लगी हैं, अपने परंपरागत व्यवसायों को भी त्याग रही हैं और निजी जातियों के व्यवसायों को अपना रही हैं। तो इस तरीके से हमने व्यवसायों में भी हमने देखा है, जैसे कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को व्यापार और वाणिज्य या कृषि करते हुए भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए यह बहुत उपयुक्त अवधारणा नहीं है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है वह सामाजिक मानव शास्त्र में प्रसारवादियों द्वारा दिए गए संस्कृति के संवर्धन की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसको श्रीनिवास ने भारतीय समाज के संदर्भ में पहले ब्राह्मणीकरण कहा, बाद में उसको संस्कृतिकरण कहा। श्रीनिवास ने भारतीय समाज के संदर्भ में संस्कृतिकरण के संबंध में कुछ मौलिक बातें कही हैं, वे वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल यदि कोई अन्य अवधारणा भी संस्कृति संक्रमण की प्रक्रिया को समझने के लिए उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि श्रीनिवास ने भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके कारण उनकी खोज को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इस शब्द का प्रयोग निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की संस्कृति का अनुकरण करने के संदर्भ में किया गया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, संस्कार, विश्वास और जीवन विधि और अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों का अनुकरण करती है। तो इसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। भारत के गांवों में प्रबल जाति वह होती है जो प्रभु जाति उसको कहते हैं, जिसकी सामाजिक स्थिति या परिस्थिति, उसका जो पद होता है वह ऊंचा होता है और उसका शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होता है, जनसंख्या की दृष्टि से भी वो अधिक होती है और उसके पास कृषि योग्य भूमि का भी बहुत बड़ा भाग होता है और वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। तो संस्कृतिकरण की कई विशेषताएं हैं
जैसे इसका संबंध पूरे समूह से होता है, यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हिंदू जातियों एवं जनजातियों दोनों में ही घट रही है। दोनों तरह की जातियों में हमने इसको देखा है और यह पदमूलक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कुछ प्रमुख धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रोत्साहित होती है। धन्यवाद।